बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में अस्करी क़यादत समेत अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दिया है, जबकि इमरान खान साहब आज कहते हैं कि इस्लामाबाद की अवाम कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करे। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको मिला सर, दिन भर की बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स है, लेकिन आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत अस्करी क़यादत ने भी इसमें शिरकत की, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का हुक्म दिया है। इन दो पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, अभी जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो ये एक झगड़ा पड़ा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी हम कल करवा नहीं सकते, वो शायद रात को अपील करें। क्या नतीजे सामने आते हैं? कल इलेक्शन होता है इस्लामाबाद में तो पीटीआई स्वीप कर जाएगी उसमें, और अगर इलेक्शन कल नहीं होता और एक दो दिन बाद भी होता है या चंद रोज़ बाद भी होता है तो उसके लिए हुकूमत तैयार नहीं है। और कई हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर उम्मीदवार भी नहीं खड़े जो हुक्मरान इत्तेहाद या अरेंजमेंट है उनकी तरफ से। तो यहाँ इस्लामाबाद में ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर पीटीआई स्वीप कर गई तो वफाकी हुकूमत जो ऑलरेडी बहुत महदूद से इलाके में उसका वजूद है, अगर यहाँ से बल्दियाती निज़ाम चला गया और मेयर कोई और आ गया तो फिर यहाँ पर क्या पोजीशनिंग बनेगी। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। और बल्दियाती निज़ाम जो है, जाहिर है कि वो कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि बल्दियाती निज़ाम बने, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम बनने से वो इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल निचली सतह पे जाते हैं और उसमें ना एमएनए चाहते हैं ना एमपी चाहते हैं कि जी वो एक सिस्टम पूरा बने। हालांकि वही सिस्टम होता है जो डिलीवर करता है। अच्छा, तो एक तो ये मामला हो। दूसरा ये है कि बहरान दर बहरान ये एक साल ख़त्म होता है तो इंसान सोचता है कि जी एक कोई लकीर है, फिर उसके बाद दूसरा साल शुरू होगा, कंटिन्यूटी होती है। और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूटी है पूरी दुनिया में। और जो बात मैंने कल भी की थी मैं उसी बात को कंटिन्यू करूं, क्योंकि बात वो है कि इसको कट ऑफ नहीं लगा सकते हम कि जी एकदम से कोई पहली तारीख आएगी और हालात तब्दील हो जाएंगी दुनिया के। आज शी जिनपिंग की बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर दोनों मुल्कों के सरबराहान ने बात की है। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हुआ है, लेकिन ये इजलास दोबारा होगा 2 तारीख को, इसका दूसरा सेशन होगा। और उसमें एक तो ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी पूरे मुल्क में, और उससे बढ़ती हुई ये जो माशी दहशतगर्दी है, और जो IMF के साथ मामला तातुल पे चला गया और एक मिनी बजट आने की बात हो रही है कि वो 60 अरब रुपए का एक मिनी बजट जो है वो इसलिए कि IMF के पास जब जाएंगे तो ये बात हम कह नहीं सकेंगे कि जी हमने अवाम से इतना टैक्स लिया या हमने कोई बेहतर काम किया। तो 60 अरब का एक मिनी बजट लाने की बात हो रही है और ये अवाम के सरों पे एक बोझ होगा। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी ये खबर लगाई हुई है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को भी हम कोट कर देते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर लगाई है और उनकी खबर ये है कि प्रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाइकली टू ब्रिंग मिनी बजट। और उर्दू में इसको एक्सप्रेस ये इस तरह से लिख रहा है कि 60 अरब का मिनी बजट, दरामदी अशिया पे 1 से 3% फ्लड ड्यूटी से दारती ऑर्डिनेंस तैयार हो गया। अच्छा, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अब राशनिंग शुरू हो गई है। यानी अगर कोई यूटिलिटी स्टोर पे एक तो सामान महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, और सिर्फ वो लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाके ख़रीदारी कर सकते हैं। राशनिंग शुरू हो गई है कि वो महीने में इतने किलो गोश्त, इतने किलो घी है, इतने किलो जो है वो दालें हैं, इतने किलो, और जो है वो उसके साथ ही सिर्फ वो उन लोगों को रियायत मिलेगी जिनके पास बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट कार्ड है, बाकी वो ख़त्म किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए और आवाम के लिए, हुकूमत भी फंस गई है, आवाम भी फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अच्छा, और इसमें 2-3 बातें मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो इन लम्हात पे साल के वो करना इसलिए ज़रूरी है, लाजिम है कि यकीन नहीं आता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस साल छोड़ के चले गए, और मैं चंद कलमात उनके बारे में कहूँगा। और बिल्कुल आप देखें, सबसे पहले तो रशीद नाज साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त पश्तो हिंद को
और मुख्तलिफ ज़बानों में इनके हमने ड्रामे देखते रहे, बड़े फ़नकार, बड़े आर्टिस्ट रशीद नाज साहब। और ये जो है ये 40 साल तक ये रहे टीवी स्क्रीन्स पे, और 1971 से हम इनको देखते रहे टीवी पे। और इनका जो है वो इंतकाल हुआ 73 बरस की उम्र में 17 जनवरी को, रशीद नाज साहब का। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। बुशरा रहमान साहबा, एक बड़ा नाम हमारे अदब का, बेशुमार उनके अफसाने, नावल, फिर वो MPA बनी, पंजाब सियासत में आ गई, 95 से 80 95 में गालिबन वो थी MPA। उसके बाद वो 2003 से जो असेंबली आई उसमें वो MNA बनी, सियासत में बड़ी फाल, इंतहाई नफीस खातून, अफसाने, नावल, उनका नाम बड़ा नाम उर्दू का, बुशरा रहमान साहबा। उनका इंतकाल हुआ वो 7 फरवरी को, वो 78 बरस की थी। फिर हमारे इंतहाई मोहतरम सेनेटर रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब जो हैं सियालकोट से उनका ताल्लुक़, और पीपल्स पार्टी के बड़े कदावर रहनुमा, और FIA में शामिल हुए वो। और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब हुकूमत गई 1996 की, तो उनको फिर बरतरफ कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर बरतरफ कर दिया गया, हुकूमत ख़त्म कर दी गई उनकी जॉब ख़त्म कर दी गई नवाज शरीफ साहब के दौर में। और फिर वो जलावतन हो गए, फिर वो वापस आए बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हमरा, फिर वो सेनेटर बने, फिर वो वफाकी वज़ीर रहे। और उनका जो है वो 23 फरवरी को इंतकाल हो गया कोविड से, और कोविड के शिकार हुए वो, और कोविड कॉम्प्लिकेट हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई कोविड की, और उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर मेहदी हसन साहब जो हैं वो 50 साल उन्होंने दरस व तदरीस की, और पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, फिर रिटायरमेंट के बाद बीकन हाउस से वाबस्ता हो गए, और रेडियो पाकिस्तान, टीवी, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, मतलब बहुत से अदारों से उन्होंने सहाफ़त भी की और तालीम भी, पढ़ाते भी रहे। एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर मेहदी हसन का, वो इस साल छोड़ के चले गए। मसूद अख्तर साहब जो हैं वो 82 साल की उम्र में लंग कैंसर से उनका इंतकाल हुआ 5 मार्च को। और एक वो भी बड़ा नाम था हमारे ड्रामों का, फिल्मों का, थिएटर का, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिली उन्हें। और मुख्तसर सा उनको बीमारी कुछ महीने रही, तवील दिन नहीं, डायग्नोज हुआ कैंसर, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। बिल्किस सिद्दीकी साहिबा जो है वो 74 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और वो भी बहुत ही मुख्तसर सी अलालत थी, थोड़े से दिन वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ वो काम करती थी, और उन्होंने ये शुरू किया था पाकिस्तान में कि झूले रखे होते थे हॉस्पिटल्स के बाहर, और जगह जगह के अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे मारो मत और झूले में डाल जाओ। और फिर वो झूले में एक बहुत उनकी खिदमत, बहुत बड़ी शख्सियत। अली रज़ा सतपारा, नौजवान, ज़बरदस्त नाम, और 27 मई को डेथ हो गई उनके ऊपर एक पहाड़ से गिर के। और पाकिस्तान जिंदा रहते तो और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन ये कि उनकी फैमिली जो है, और ये एक बड़ा हमारा नुकसान। और गिलगित के पास उनका गांव, और 17 मई को इनका इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद एक हमारे दोस्त और हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो महमूदा सुल्ताना, उनकी वालदा भी एक बड़ा नाम तहरीक पाकिस्तान का, उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन, वो भी एक बड़ा नाम। कराची में इनका ताल्लुक़ था, कराची से इनका ताल्लुक़ था, और बड़े पुरस्कार हालात में इनका इंतकाल हुआ 9 जून को। और ये जो हैं ये मुख्तलिफ इनकी एज के हवाले से है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कि मतलब ये ख़ानदान फैमिलीज़, लोग इनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगे थे, और इनसे बहुत मुलाकात रही। ज़माने तालिब इल्मी के दौर से इनसे मुलाकात रही डॉक्टर आमिर लियाकत से। यह उस वक्त एक जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिला, तो यानी ज़माने तालिब इल्मी से तो हुई थी इनसे मुलाकात, लेकिन जब बाद में एज अ डॉक्टर मैं इनसे मिला, तो ये एक अखबार के को एडिट भी कर रहे थे कराची में, और एडिटर भी थे, और बैतबाजी और शायरी और बहुत ज़्यादा तो फ़ाल शख्सियत। फिर नयरा नूर साहिबा का इंतकाल हुआ 71 बरस की उम्र में 20 अगस्त को। नयरा नूर साहिबा जो है आसाम से इनका ताल्लुक़ था, और बहुत बड़ा नाम
ये हमारे बरे सग़ीर पाक व हिंद का, और ये जो है वो 71 बरस की उम्र में इनकी डेथ हुई। और ये जो हैं ये 7 साल की थी जब आसाम से इनकी फैमिली पाकिस्तान आई। फिर मंजूर जूनियर जो हैं ये हॉकी का बड़ा नाम, और मंसूर जूनियर जो हैं ये उस टीम में भी थे जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया मॉन्ट्रियल का। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप जो गोल्डन एरा जो हॉकी का रहा हमारा 70 और 80 की दिहाई में, तो उसमें ये मंसूर जूनियर बड़ा नाम, वो उनका इंतकाल हुआ 28 अगस्त को। असद रऊफ बड़ा एक आप समझें कि एक ज़बरदस्त किस्म के एम्पायर थे, और वो एक ट्रेजेडी उनके साथ हुई, वो स्कैंडल था क्या था उनकी, उसमें वो इन्वॉल्व हुए। 66 साल उनकी उम्र थी, और 64 मैचेस में वो आए, और उसमें 49 ऐसे थे जिसमें सिर्फ सिंगल एम्पायर थे। बड़ा नाम था, कंस्पिरेसी हुई, क्या हुआ खुदा जाने, फिर उनके हालात ख़राब हुए। लेकिन यह है कि उनका एक क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जो हम भूल नहीं सकते। उसके बाद 23 अक्टूबर का दिन आता है, एक अलमनाक दिन आता है, और हमारे इंतहाई प्यारे अरशद शरीफ साहब जो हैं, जो कीनिया में उनको शहीद कर दिया गया। और अरशद शरीफ साहब जो हैं ये इनके वालिद का ताल्लुक बहरिया से था, बहरिया में नेवी में ही कमांडर थे सही इनके वालिद। और 2011 में उनका इंतकाल हुआ, तो इनके जो भाई बड़े मेजर, तो वो अपने वालिद के जनाजे में आ रहे थे, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो उस दिन अरशद ने दो जनाजे पढ़ाए। और अरशद जो हैं वो आज टीवी, डॉन, ARY, और बल्कि ये बहुत यंग एज से ही लिखने पढ़ने में ये जर्नलिज्म की तरफ आ गए थे। फिर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की, मास्टर्स किया, जो भी कुछ किया। लेकिन इंतहाई नफीस, और अभी तक कुछ पता नहीं हमें कि कब इनकी डिटेल्स आएंगी, क्या तहकीकात होंगी। बलख शेर मज़ारी जो हैं उनका इंतकाल हो गया। बलख शेर मज़ारी जब ये गुलाम इसा खान साहब ने बरतरफ की थी, बलोच बड़े कमाल शख्सियत, और जो लोग जानते हैं बलख शेर मज़ारी साहब को, वो मेरे ख्याल से मैंने शायद इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी नहीं देखी। एक तो शख्स बहुत नफीस, और फिर इनकी लाइब्रेरी कमाल की लाइब्रेरी, इतनी किताबें उसमें कि और इतना इनका गहरा मुतालिया, ठीक है। और ये जब गुलाम इसा खान साहब ने बरतरफ कर दी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो ये निगरान वज़ीर आज़म रहे। लेकिन वो चूंकि हुकूमत बहाल हो गई तो वो टाइम बहुत थोड़ा था। लेकिन ये फिर उसके बाद इनका जो रोल, मैं समझ सियासत से ही अलग थलग हो गए थे। फिर ये पढ़ने लिखने में और अपने मुताले में, इनसे आप डिस्कस करें पूरी दुनिया की हिस्ट्री, घंटों घंटों बैठे रहे इनके पास, इनकी इतना इल्म था इनके पास। तो इनका जाना जो है ये एक बड़ा सानिया। फिर उसके बाद 24 नवंबर को इस्माइल तारा साहब चले गए। अच्छा, इस्माइल तारा जो है बताने की जरूरत ही नहीं इस्माइल तारा साहब के बारे में। और इस्माइल तारा जो हैं वो उनको किडनीज का प्रॉब्लम हुआ था गालिबन, और वो जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद उनका जो है वो इंतकाल हो गया। अच्छा, टोनी नवीर राशिद ये जो हैं ये तो बहुत ही यंग एज में, टोनी हम कहते थे इनको टीवी पे देख के, और अचानक ही पता चला कि इनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और ये इनकी डेथ हुई। और एक शॉक था सबके लिए कि टोनी की डेथ हो गई है। और इनको ये जाहिर है कि बहुत से ड्रामों में भी आते रहे ये वहाँ पर बहुत। अच्छा, उसके बाद फिर तनवीर जमाल जो हैं इंतहाई खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त तनवीर जमाल। और तनवीर जमाल को हमने देखा, तनवीर जमाल फ्रांस गए, फ्रांस जाके उन्होंने वहाँ से एजुकेशन ली, फिर ये जापान चले गए, जापान में इनकी शादी हुई, वहीं पे सेटल हो गए काफ़ी अरसे के लिए। अच्छा, फिर अफजाल अहमद साहब 82 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और लाहौर में ब्रेन हेमरेज से बहुत अरसे तक वो जो है उनको फालिज रहा। और अफजाल अहमद साहब जो हैं उनका भी जो है वो दिसंबर में इसी महीने उनका इंतकाल हुआ। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, आलमी सतह पर भी अगर हम देखें ना, तो आलमी सतह पे फिर बहुत सी शख्सियात गई, सबका तो हम जिक्र कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कि जिनका पाकिस्तान
मतलब मैं इस तरह से कहूँगा कि जिनका एक, जैसे हम कहते हैं ना कि ये गए, जैसे मिसाल के बल्कि सिद्दीकी साहिबा हैं और बहुत सी शख्सियत जो पाकिस्तान में गई, तो उनका इस्माइल तारा, तो इनका क्रॉस बॉर्डर जो है ना इम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत से फनकार, बहुत से लोग। लेकिन इसमें जो इसी तरह से बॉर्डर के उस तरफ लता मंगेशकर जो हैं, उन्होंने दुनिया से रुखसत हुई और 92 बरस की थी वो 6 फरवरी को चली गई, कोविड से गई वो भी। उनकी भी जो डेथ है लता मंगेशकर की, वो कोविड से हुई। 28 दिन वो हॉस्पिटल में रहीं और आखिरी दिनों में वो वेंटिलेटर पे चली गई थी, तो उनको भी कोविड से उनकी डेथ हुई। और उसके बाद फिर मलका बरतानिया 96 बरस की उम्र में। उसके बाद जो है वो गोरबाचोव, अच्छा मलका बरतानिया यानी आप देखें ना 1952 से मलका रही। गोरबाचोव जो कि आखिरी सोवियत लीडर थे जिन्होंने कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन टूटा सारा, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। सिडनी पॉर्टर बड़ा एक नाम, पहले थे ये स्याह फाम सिडनी पॉर्टर जिनको ऑस्कर मिला था, बड़े आर्टिस्ट। अच्छा ओलिविया न्यूटन जॉन, ग्रीस जिनको फिल्म देखी हुई है जिन्होंने, उनको पता होगा। शिंजो एबे जापानीज़, सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के, और फिर हमें पता है उनको गोली मार दी गई, उनका मर्डर हो गया। और मेडलिन ऑलब्राइट चली गई, पहली वो खातून सेक्रेटरी स्टेट थी, ठीक है। तो ये बड़े, और अब जो आज ही खबर आई यानी पिछले 24 घंटों में कि पहले जो कि किंग ऑफ सॉकर, यानी ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील समेत तमाम दुनिया में सोग मनाया जा रहा है, बड़ा नाम सॉकर का, गरीब ख़ानदान से उठे, गरीब ख़ानदान से, और उसके बाद यूरोप गए और फिर मतलब 3 दफ़ा इन्होंने ट्रॉफीज़ उठाई। यानी बड़ी मुश्किल है कि ये जो अभी देखें ना फीफा में आखिरी दिनों में क्या हुआ है, तो 3 इन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज़ उठाई। और जब ये शुरू में गए वहाँ तो लोग बड़ा होते थे कि यार ये स्याफाम आ गया। ये वो दौर था ना जब ये यूरोप में पहुँचे, तो ये वो मोहम्मद अली क्ले वाला दौर था, मोहम्मद अली बॉक्सर वाला दौर था कि यार ब्लैक। तो उधर जैसे बॉक्सिंग में मोहम्मद अली आए, तो यहाँ से पहले ये जाहिर है कि स्याफाम लोगों का खेलों में आना, और उसमें बहुत ज़्यादा जाहिर है कि जो सफ़ेद फार्म लोग होते थे वो एक डिस्टर्ब से होते थे कि यार हमारे दरमियान, लेकिन फिर ये इन्होंने अपना उस ज़माने में नाम बनाया। तो ये बड़ी शख्सियात इस साल छोड़ के चली गई दुनिया, और बहुत सी शख्सियात अभी देखें, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद हुए इस साल, और अगस्त में हेलीकॉप्टर में सदर्न कमांड से, और फिर उसके बाद अभी कुछ दिन और बहुत सारी शहीद। अभी तो ये जब से शुरू हुआ है वॉर ऑन टेरर वाला सिलसिला, तो कैप्टन फहद और बहुत सारे शोधा का रोज़ नाम आ रहा है हमारे इस्लामाबाद पुलिस से, उनके शहीद हुए ऑफिसर। तो ये अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, जितने लोग इस साल गए हैं, और जो है आने वाला साल जो है वो सबको, जितने लोग बीमार हैं सबको अल्लाह ताला सबके लिए खैर से लेकर आए। लेकिन ये जो लोग थे जिनका मैंने जिक्र किया और जिनका जिक्र रह भी गया हो, तो मतलब एक बहुत यादों में अपने अपने ख़ानदान की या अपने मोहल्ले की या अपने मुल्क की या अपने शहर की, वो यादों में हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो अब ये जो मैं बात कर रहा था ना कि इसमें अब सूरत हाल ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आज क्या ब्रीफिंग दी है उन्होंने, आज इसाक डार साहब ने क्या मईशत में ब्रीफिंग दी है। पहली बार ये हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक है उनमें ज़्यादा पैसा पड़ा है, और जो उनमें ज़्यादा डॉलर हैं, और जो स्टेट बैंक है उसके पास कम है। तो इसीलिए वो कमर्शियल बैंकों का अब वो उसमें डाल रहे हैं उठा के कि अब कमर्शियल बैंक में मेरा ही अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, क्या वजह है, फलाना ढिमाकना। तो ये बड़ा एक मसला क्रिएट हो गया कि भाई वो कैसे, और जब मिनी बजट के लिए तो लोग तैयार नहीं है। अच्छा, साथ ही ये कहीं से टेक्नोक्रेट हुकूमत की आवाज़ें उठ पड़ी हैं जो कि जिसकी आइन में जगह नहीं है। अगर किसी मरले पे अब ये तो देखें, बैठना है हुकूमत ने और ये बैठना है अपोजिशन ने, और अपोजिशन कौन सी है ये अल्लाह जाने। वो जो पार्लियामेंट में बैठी है वो अपोजिशन है या इमरान खान अपोजिशन है, ये अभी तक नहीं तय हो पा रहा, क्योंकि वो पार्लियामेंट में तो अपोजिशन क्या हुकूमत भी नहीं है कहीं। मुझे तो ये सब देखें,
एक और वजीर उनका इजाफा हुआ, तो अब हो गए गालिबन 83 या 82 होंगे, 83 होंगे, कितने होंगे पता नहीं। तो यानी कल के और आज के दरमियान में एक वजीर और बढ़ गए। वफाकी वजीर जो आता है वो वफाकी वजीर से कम नहीं होता, वफाकी वजारत से कम नहीं लेता। तो इन हालात में भी वफाकी वजीर आ गए। और कमर्शियल बैंक जो हैं उसमें जो है वो कम ज़्यादा पैसे हैं और स्टेट बैंक में कम पैसे रह गए। और अब सवाल ये है कि ये रह गए हैं अब तकरीबन 5 अरब से कम, और 1 अरब देना है अगले इस हफ्ते, और उसके बाद तमाम की तमाम उम्मीदें इस बात पर हैं कि सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन मिल जाएं। लेकिन सवाल यह है कि $3 बिलियन अगर आप लेते हैं तो उनको रखवा के फिर आप IMF से बात करेंगे या खर्च कर लेंगे? वो ग्रांट होगी या कर्ज होगा, या वो कर्ज भी नहीं होगा, वो रखवा दिया जाएगा सिर्फ, ये भी अभी तक तय नहीं हो रहा। और उसके नतीजे में वो टेक्निकली आप डिफॉल्ट हैं, लीगली आप डिफॉल्ट नहीं है। अब आप बहस करते रहे इस बात पे, बहस करते रहे डिफॉल्ट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे टेक्निकल तो डिफॉल्ट हो गए हैं, लेकिन वो लीगली आप जो एक डेफिनेशन के मुताबिक हो चुके हैं, एक डेफिनेशन नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि प्लान भी नहीं है, विल भी नहीं है, ठीक है, हिम्मत भी नहीं है, सख्त भी नहीं है, मतलब करना क्या है, मतलब नहीं, विल नहीं है ना, विल मतलब है ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि कुछ करें, अच्छा उसमें कुछ शख्सियात जो हैं इतने बड़े ताम झाम के साथ आप नहीं कर सकते। देखें, ये होती है ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो आपको सर पैर समझ में आता कि ये मुस्लिम लीग नून है, ये इसके वज़रा हैं, ये वजीर आजम हैं, ये इत्तेहादी हैं, छोटी जमातें। अब यहां पर जो है वो एक आध आदमी भी, अच्छा जो नहीं भी मुंतखब है उनको भी वजीर बना रहे हैं, ये भी मुझे नहीं समझ में आता। उनको क्या रौला पड़ा हुआ है कि उनको भी सबको ऑब्लाइज करना है, जिसे सलाम दुआ हुई, कभी दोस्त से वजीर बनते जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, और कोई नाराज हो गया, एक आध और वजारत दे दे, नहीं तो वो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये देखें ना। अच्छा इसमें अब ये कैसे होगा? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कल हो नहीं सकता, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो 4 दिन बाद होगा। इलेक्शन तो होना है, लेकिन डॉक्टर फवाद और उनकी हल्का बंदियां वगैरह वो भी उड़ा दी। आपने अदालतें खोली तो वो भी एतराज वाली बात नहीं, वो तो नहीं, वो तो पहले भी खुली थी, अदालतें तो खुल जाती। अदालतें आपको पता है, अदालतें तो एक दफा ऐसा हुआ, ये जब इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट थी, रात को मेरे ख्याल से 11-10 बजे के करीब एक खबर ब्रेक की थी मैंने, 12 बजे रात को अदालतें खुल गई थी। लोगों को याद होगा 12-12:30 बजे रात को अदालतें खुल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसमें खबर ये थी मेरे पास कि डी नोटिफिकेशन शायद रात को इश्यू हो जाए। और वो अभी तक एक बड़ा अहम फैसला है, उस पर कभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मुल्क की सियासत पर मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से, सेटअप के हवाले से भी एक बहस इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही है और बड़े बयानात भी आए PTI की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। क्या मामला है और इसमें क्या पेचीदगियां होंगी या इसकी क्या पॉसिबिलिटी? टेक्नोक्रेट सेटअप कोई है नहीं, अच्छा, कोई एग्जिस्ट नहीं करता आईनी तौर पे। सही। मतलब जब भी हुकूमत और अपोजिशन, वो मैंने पहले बात की थी, हुकूमत और अपोजिशन, और वो तरीका आइन में दर्ज है, ये आपस में बैठेंगे और आपस में बैठ के, वरना इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, और ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट का होगा, जो कि आइन से तो आप इधर उधर अगर होते हैं तो फिर तो मसला खराब होगा। ठीक। अच्छा, तो एक बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इस वक्त यानी मैंने उस वक्त ये बात, मतलब जाहिर है कि रोज तो अब आप नहीं चेंज करते अपनी बात, जब ये हो रहा था अदम एतमाद का सारा मामला, और तो उस वक्त भी यही था कि आप इलेक्शंस पे चले जाएं, लेकिन उस इलेक्शंस पे ये हुकूमत इलेक्शंस पे नहीं गई। खान साहब को सूट किया इलेक्शंस पे ना जाना, क्योंकि ये आ गए और ये तैयार नहीं थे, इनको पता नहीं था, लेकिन तजर्बाकार भी थे। फिर वो क्या हुआ, खुदा, मैं आपसे कहा ना कि वो हफीज शेख का मामला जो था वो शौकत तरीन तक आ गया, शौकत तरीन से फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिया, उन्होंने सख्त फैसले किए, सख्त फैसले करके जब हो गए फैसले तो डार साहब ने उनको हटा दिया। और डॉलर या तो आपने 226-24 का करना है, या आपने 270-80 का करना है, या वो 350 का हो जाएगा चंद दिनों में अगर ये हालात रहे तो, या इससे भी आगे जा सकता है, ये भी हो सकता है गायब भी हो जाए सिरे से। तो इशू ये है कि अब इसमें, इस पूरे सेटअप में किसी ने तो, या तो ये बैठेंगे आपस में, देखिए ना अभी ये जो फैसला आया है इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन, ये देखते हैं रात तक क्या होता है, इसमें मैं नहीं जानता। लेकिन बात ये सारी कि तैयार तो रहे ना हर चीज के लिए, मतलब तैयारी तो रखें। कोविड
अल्लाह ना करे कि जाहिर है कि अब चाइना खुलेगा 8 जनवरी से, तो 8 जनवरी चाइना खुलेगा तो उनका दुनिया में कई जगह पाबंदियां लग रही हैं, कई जगह नहीं लग रही। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सयाह जो है चाइना से निकलेंगे। पहले भी 2019 में भी चाइना से ही लोगों ने सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रैवल किया था। तो अब ज़ाहिर डेढ़ अरब की आबादी है तो वो निकलेंगे। अच्छा, इस साल 2022 में एक तो बहुत से लोग चले गए और वाक़यात भी हुए, जंगें, वो हम डिस्कस करते रहे हैं, कल भी उस पर बात करेंगे कि, और ये भी हम करते रहे बात कि अगला जो साल है वो साल बड़ा मुश्किल साल आ रहा है माशी तौर पर, कसाद बाजारी है। लोगों को सजेशन यही है कि वो अपनी अपनी जगहों पर अपना अपना काम रोकें, होल्ड करें, ठीक है। बहुत इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये वो कुछ अरसे तक, शुरू के चंद महीने पूरी दुनिया में। और क्योंकि एक अदम इस्तेकाम है, ये जो जंग है ये बढ़ गई है। यूरोप की जंगें कभी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, जो मैंने पहले भी बात की, ताइवान, यूक्रेन, ये सारा मामला और गर्म हो रहा है, कोरिया। अच्छा, इसमें जो इशू है सारा वो ये है कि देखें 8 अरब आबादी इस साल हो गई, ये 8 अरब दुनिया की आबादी हो गई इस साल। यानी जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें से ये वाक़या भी है ना कि इस साल 8 अरब क्रॉस हो गई। लेकिन ये बात भी है कि ये आबादी जो है ये 11 अरब तक जाएगी और उससे ज़्यादा नहीं जाएगी अगले चंद दहाइयों में, ठीक है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 11 अरब तक जाके फिर वापस या तो रुक जाएगी या नीचे आएगी वापस। ये नहीं है कि 11 से 17 अरब हो जाए, 17 से 50 अरब, ऐसा नहीं होगा। ये एक जगह जाकर आबादी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अपनी अभी बढ़ेगी आबादी। तो पाकिस्तान के अंदर अब देखें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इससे ये अब छोड़ दें कि किसकी हुकूमत है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये जो मिसाक मईशत था, ये मिसाक मईशत लिखा नहीं गया, मैंने पहले भी बात की, लेकिन ये एक आइडिया जरूर था चंद साल पहले। ये आइडिया डिस्कस हुआ था कि कोई भी हुकूमत आ जाए और कोई भी हुकूमत चली जाए, वो देखें कहीं आपने ये सुना है कि जी अभी कितने सारे वजीर आजम बरतानिया में आए और चले गए इस साल में, लेकिन आपने ये सुना है कि वो जो आए वो तो पूरा का पूरा वो एक आईन ही तब्दील कर दे। अच्छा, दूसरी जो बात है, देखिए मैं ये कोई टेक्नोक्रेट और ये उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे अभी बताएं कि टेक्नोक्रेट क्या होते हैं। टेक्नोक्रेट वो होते हैं ना, ये जो जैसे हफीज शेख साहब थे, मैं तो इवन इसाक डार साहब को टेक्नोक्रेट समझता हूँ, सियासत में आ गए। देखिए ना, शौकत तरीन साहब टेक्नोक्रेट ही है ना, वो पीटीआई में चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ एहसन इकबाल साहब टेक्नोक्रेट ही कहूंगा मैं उनको, या सियासतदान कहूंगा शायद, लेकिन बहरहाल जो भी। मुझे बताएं जो खालिसतन सियासतदान है वो क्या है? किसी दुनिया में आपने सुना है? कहीं दुनिया में किसी मुल्क में आपने सुना है, इंडिया में या अमेरिका में, फ्रांस में, कि जो सियासतदान है मुल्क के, तो उनके चीनी के कारखाने हो, सदूर के और सियासतदान वो चीनी का कारोबार करते हैं, मतलब कोई आटे का कोई स्टील मिल है, कोई आटे का कारोबार कर रहा है, कोई आटे के मिले हैं, कोई बैंक से है। नहीं, एक मिनट आप जरा सोचें, एक मिनट से देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क है ना इंडिया। अब आप सोचें कि वहां पर जो मोदी है, मतलब मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या पहचान है? चाय वाला था, फिर एक नजरियात उसके बने अच्छे बुरे जो भी थे, उसके आगे आगे। अब अचानक मोदी साहब को पता, अच्छा वहां बिलियनर्स भी हैं, टाटा ग्रुप है, बाकी ग्रुप, अचानक आपको पता चले कि जो मोदी साहब के जो हैं वो बच्चे, मामू, ताया, फुप्पा, उनकी शुगर मिले हैं पूरे इंडिया में, और उनके चौकीदारों के नाम भी हैं, उनका जो है पता नहीं कोई मतलब मसला। देखिए ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, हमारे लिए खुद बड़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। मतलब अचानक आपको पता चले कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन, उनको देखिए बेटे का अभी तक चल रहा है वो बाइडेन हंटर का इशू के क्या यूक्रेन के साथ कुछ हुआ था, अचानक आपको पता चले कि वो बाइडेन जो है वो अपने घर में उनको स्टील मिलें चल रही हैं, उनको ठेके मिल रहे हैं, उनकी रियल एस्टेट का कारोबार है, ठीक है। कोई मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, जैसे पंजाब में हो रहा है ना, मास्टर प्लान की वजह से नहीं तोड़ रहा है हुकूमत कि मास्टर प्लान पूरा हो जाए। आपको पता चले कि जनाब वो जो है वो कोई मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के अंदर, पेरिस में, जब तक वो मास्टर प्लान नहीं बनेगा इलेक्शन नहीं होगा। ओ भाई, इशू ये है कि हमारी कुछ अजीब हो गई। एक ना दौर मुबशिर हसन साहब का, मिराज मोहम्मद खान साहब का, वो नजरियाती दौर, ठीक है ना। इवन काजी हुसैन अहमद साहब अभी भी जमात इस्लामी के अंदर आपको ये इस तरह से नहीं नजर, लेकिन कई जमातें जो हैं उसमें आपको समझ में नहीं आता कि ये टेक्नोक्रेट कौन है, कारोबारी शख्सियत कौन है, और नजरियाती सियासतदान सारे कहां चले गए इस मुल्क से। मतलब इसमें तो ये तो अजीब गड़बड़ घोटाला है। मतलब या तो टेक्नोक्रेट्स हैं या कारोबारी शख्सियत है। मतलब वो कारोबार, मुझे बताएं ना कि इसमें हमारे वुज़रा जो हैं या हमारे जो सियासतदान हैं वो सियासतदान है या वो कारोबारी शख्सियत है और पार्ट टाइम सियासत कर। ये एक बड़ी लंबी बहस है, टेक्नोक्रेट कौन है, ये कौन, इसको देखिए इशू ये सारा। मैं से भी कहता हूं कि परफॉर्म करें,
चाहे वो कारोबार हो, चाहे जो हो, कारोबार अच्छा कारोबार भी तो हो सकता है, आप उसमें हलाल की, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है ना कि मतलब आपके जो टॉप लीडरशिप है, जैसे टेक्नोक्रेट्स का अजीब सा लगता है, टेक्नोक्रेट्स का बात का अजीब सा लगता है, लेकिन टेक्नोक्रेट ही आपका मुल्क, वजारत खजाना तो टेक्नोक्रेट ही चला रहे हैं बरसा बरस से। लेकिन इशू ये कि जो सियासतदान है उनका भी अजीब सा लगता है कि ये क्या करते हैं जी, पता चला ये शुगर का काम है इनका रियल एस्टेट की हजारों सोसाइटी है, पता नहीं क्या क्या खुदा जाने, इसकी स्टील मिलें बेशुमार, ये और कुछ नहीं तो मतलब है कि चाइना कटिंग हो रही है तो इफलां हो रहा है तो भत्ता हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो बात इशू ये है कि इसको हमने किसी तरह से सियासत को हमने जराइम से अलग करना है, ऑपरेशन धबड़धूस, ठीक है, और ये सिस्टम चल नहीं पा रहा। इस सिस्टम को हुकूमत भी पूरी कोशिश, इसको ले जाए खींच के, इसको ले जाए आप अक्टूबर तक, दिसंबर तक, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। ये आपको नजर आने शुरू हो गए हैं ना कि वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था शहबाज शरीफ से मैं कहां फंस गया, मुझे नहीं पता था, मैं आगे पीछे उनसे हुकूमत इनसे इमरान खान जो है वो प्रेशर पूरा बिल्ड करें, इलेक्शन जो है जिसमें वो 2/3 या 3/4 लेकर आ जाएं, वो उनको नहीं मिल रहा। इसीलिए कोई सियाना कह गया है कि ये निजाम जब गिरेगा तो गिरता हुआ नजर आएगा, ये ऐसे फंस जाएगा, फंसा होगा ऐसे करके ना, चारों तरफ फंसा होगा, इसको नहीं समझे ये क्या करे, तो ये क्या करे, वो क्या हो रहा है, कहीं से टेक्नोक्रेट निकलाता है, कहीं से कुछ निकलाता है, कहीं से अगले हफ्ते इलेक्शन होगा, ये पंजाब असेंबली गले पड़ी हुई है और जनाब उसमें क्या होना है पंजाब असेंबली में, तो ये मसला ये इधर लोग इधर टूटेंगे, इधर उधर टूटेंगे, वो सारे लोग इज्तिमाई तौर पे चले गए, कौमी स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं जो है इस्तीफे नहीं कबूल करूंगा, वो कह रहे हैं पता चला, मतलब इशू ये है कि इसमें मुल्क फंस गया, सारा रियासत सारी फंसी हुई है, ठीक है, और सिस्टम नहीं चल रहा। अगर एक सिस्टम चल ही नहीं रहा तो फिर गिरेगा ना, अब वो गिरेगा तो मुफाहमा से गिरे, नहीं वो आईनी तौर पे गिरे, तरीका देखें, तरीका क्या है, वही वाली बात है कि उधर से असद कैसर साहब बैठ जाएं, परवेज खटक साहब आ जाएं, सादिक साहब आ जाएं, नहीं बैठे ना आपस में, बैकडोर क्या, ये खुले दोस्त हैं, आपस में बैठे खुल के बात करें यार, ये इश्यूज को कैसे चलाना है यार, एक डेट डिसाइड कर लें इलेक्शन की डेट, लेकिन मसला ये है कि उससे पहले तो ये माशी मसला तो हल करें ना भाई, कोई छक्का चौका मार के हुकूमत से जाए ना, कोई एक आध छक्का लगाएं, कोई अब एक जनाब हो गया काम, ये ऐसे हमने रिलीफ दे दिया, ये जाते हमने, और इसके बेसिस कोई अच्छी खबर सुना के जाए ना, ठीक है सर, अच्छी खबर तो अभी नहीं आ रही, लेकिन अच्छी खबर तो ना इमरान खान साहब जितना वो मतलब उनके लिए भी वो मसाइल वो कह रहे हैं इनको गिरफ्तार करना है, इनको नाअहल करार देना है, जनरल ये करना है, इनके पास कोई ऐसा आ जाए जो एग्जिट स्ट्रेटजी होती है ना कि थोड़ी सी मईशत को संभालें, उसके बाद छक्का लगाएं कि जी हमने ये रिलीफ दी, और रिलीफ देने के बाद कुछ एक आध रिफॉर्म करके और इलेक्शन में चले जाएं, वो तो जुलाई में करें, अगस्त में करें, जब भी करें, लेकिन ये अदम इस्तेकाम तो खत्म होना। सही हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ है जिसकी वज़ीर आज़म ने सदारत की और अस्करी क़यादत ने इसमें शिरकत की। दहशतगर्दी के हवाले से खासकर इस कमेटी में बातचीत हुई और अस्करी क़यादत ने एतमाद मिली। जब आप किसी भी इशू को एक आइसोलेशन में देखेंगे ना, किसी भी प्रॉब्लम को, ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जब होते हैं ना, बहुत सारे इशूज आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां, सही शुरू एक जगह से होता है, पता चलता है दूसरी बीमारी, तीसरी। इस वक्त जो हमारा, ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया इस वक्त वो मल्टीपल इश्यूज हैं। आप सिर्फ एक सिक्योरिटी के इशू को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते इकोनॉमी के साथ, सर बिल्कुल ऐसे। आप इकोनॉमी को फॉरेन पॉलिसी से नहीं कर सकते, फॉरेन पॉलिसी को इंटरनल टर्मोइल से नहीं कर सकते, उसको आप जुडिशरी से नहीं कर सकते, उसको आप ब्यूरोक्रेसी से नहीं कर सकते, उसको आप सफारत का, सारे इंटरलिंक्ड हैं। और सबसे बड़ा इशू कि इस वक्त इकोनॉमी नीचे जा रही है, मैं कल भी बात की थी, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, और आपने ये आपका दोबारा से टेररिज्म शुरू हो रहा है। अब आपके शोधा हैं, आपके पुलिस, उनको आपने ये पुलिस या सिक्योरिटी एहलकार हैं, और उसमें सिक्योरिटी एहलकार से मुराद मेरी सिर्फ जो है वो यूनिफॉर्म लोग नहीं है, ये वॉर ऑन टेरर में जो सिविलियंस हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। सर बिल्कुल। अब इशू ये सारा कि उनको आपने कैसे इक्विप करना है, कैसे आपने आगे उनको लेके जाना है मुल्क को, रियासत को। और इशू ये है कि दूसरी तरफ करप्शन खत्म ही नहीं हो रही।
यानी वो प्रोजेक्ट जो हैं अगर आप पॉलिटिकली उसको हैंडल करने पे आ जाते हैं तो आपने इतने अरब रुपए के बजट की उनकी तरक्याती मंसूबे, फिर अगला टिकट देंगे, फिर टिकट खरीदा जाएगा, फिर फरोख्त होगा, फिर वो लोटे बनेंगे, फिर इधर से उधर जाएंगे, फिर वो इसको किसी तरह से हमारे सियासी अकाबरीन ने बरसहा बरस के तजर्बे के बाद अगर कुछ सीखा है तो ये चीज उनको सीखनी चाहिए कि कम से कम सियासत को तो रंग दें, किसी रंग रूप तो दें। ये क्या बात हुई कि जी पीटीआई के इतने लोग इधर टूट के आ गए तो उनको हम अपना टिकट दे देंगे, उधर से उधर टूट के आ गए उनको वो टिकट। एक मुस्लिम लीग काफ नहीं संभल रही, वो खुदा का वास्ता, मतलब ये देखिए उन्होंने नचाया हुआ है मुस्लिम लीग काफ ने, मतलब परवेज इलाही साहब और शुजात साहब ने नचा के रखा हुआ पूरी कौम को, जो इधर जाएंगे वो इधर जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।